एक सवाल सोचो, जब एक ही देश में दो अलग-अलग कानून चल रहे हों, तो फैसला कौन करेगा और पावर किसके पास जाएगी? यहीं से ब्रिटिशर्स का गेम और स्ट्रॉन्ग हो गया। वेलकम टू द डे 7 ऑफ द सीरीज बिफोर इंडिपेंडेंस। जब किसी इंडियन रूलर और कंपनी के बीच झगड़ा हो जाता, तो सवाल यही होता, केस कहाँ चलेगा? मुगल कोर्ट में या फिर ब्रिटिश कोर्ट में? कंपनी हमेशा चाहती थी कि केस ब्रिटिश कोर्ट में ही जाए, क्योंकि जजेस ब्रिटिश होते थे और इन कोर्ट्स में इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता था और फैसला ज़्यादातर कंपनी के फेवर में ही होता था। बंगाल हो या मद्रास या फिर बॉम्बे, हर जगह कंपनी को एक ही दिक्कत आ रही थी। ऑफिसर्स पावरफुल होते जा रहे थे, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए कोई क्लियर सिस्टम नहीं था। और इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंग्लैंड ने वॉरेन हेस्टिंग को ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया भेजा। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 से 1785 तक बंगाल पर रूल किया। उसने 1772 में एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया करप्शन को रिड्यूस करने के लिए, और एक नया जुडिशियल सिस्टम भी स्टैब्लिश किया और अदालत सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। उसने 2 टाइप्स के कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया, दीवानी अदालत और निजामत अदालत, जो सिविल और क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करती थी, और जजेस भी इंग्लैंड के मेंबर काउंसिल ही होते थे, और पिटी मैटर्स को जमींदार सॉल्व करता था। अब कोर्ट तो स्टैब्लिश कर दिया, पर करप्शन तो अभी भी रिड्यूस नहीं हो रहा था। इसलिए 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लिया। इसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के थ्रू बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और वो था वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल को मद्रास और बॉम्बे से ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया। कंपनी के काम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया, यानी कंपनी अब सिर्फ बिजनेस नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब फैक्ट्रीज नहीं, रूल से इंडिया चला रही थी। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ब्रिटिश पावर में और सेंट्रलाइज्ड हो गई, पर यह भी काफ़ी नहीं था। आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। Till then, wait for the next part and please do subscribe my YouTube channel Important Facts.